बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा आजकल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जमकर गूंज रहा है। लेकिन बीजेपी जिस नारे पर चुनाव जीतने का दम भर रही है, वो महाराष्ट्र के एक दिग्गज ने करीब 50 साल पहले ही आजमा लिया था और नाम था शरद पवार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज विरासत। जी हाँ, शरद पवार ने जीते हुए विधायकों को काटकर बांटने और सरकार बनाने का खेल 1978 में ही शुरू कर दिया था। शरद पवार 2 बार कांग्रेस को बांटकर और काटकर अपनी राजनीति चमका चुके हैं। 2019 में तो महाराष्ट्र के इस चाणक्य ने बीजेपी और शिवसेना को बांट दिया था और महाविकास आघाड़ी बनाकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन 2023 में उनकी ही पार्टी बट गई और कट गई और ये काम किया उनके भतीजे अजीत दादा पवार ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं शरद पवार। 84 साल पवार न सिर्फ पूरी तरह प्रचार में लगे हुए हैं, बल्कि पहली बार उन्होंने अपने गढ़ बारामती में भतीजे अजीत पवार को बुरी तरह उलझा दिया है। बारामती से 7 बार के विधायक अजीत पवार अब अपने भतीजे योगेंद्र पवार के साथ सीधी जंग में बुरी तरह उलझ गए हैं। बारामती में 2 पवारों के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब बेहद इमोशनल हो गई है। शरद पवार ने न केवल भतीजे अजीत पवार के घर में सेंध लगाई है, बल्कि अब पोते के लिए अपनी पत्नी प्रतिभा ताई पवार को मैदान में उतार दिया है। ऐसा पहली बार है जब शरद पवार की पत्नी किसी चुनाव में प्रचार के लिए उतरी है। शरद पवार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की विजय के लिए जी जान एक किए हुए हैं। वहीं बारामती में अपने भतीजे अजीत पवार को आईना भी दिखाना चाहते हैं। बारामती में अजीत पवार और योगेंद्र पवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। योगेंद्र पवार अजीत पवार के सगे भतीजे हैं। बारामती में अजीत पवार और शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। अजीत पवार को इस बार एक तरफ अपने चाचा से सियासी जंग लड़ना पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अपने भतीजे योगेंद्र पवार से। योगेंद्र को अजीत दादा इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में योगेंद्र बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले के चुनाव संयोजक थे और ये योगेंद्र की ही रणनीति थी कि उन्होंने अपनी चाची और अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया। अजीत दादा पवार जानते हैं कि योगेंद्र के पीछे शरद पवार की ताकत है। अब इस ताकतवर परिवार की विरासत का जिम्मा अजीत पवार के पास कतई नहीं है, बल्कि सुप्रिया सुले से लेकर योगेंद्र पवार और रोहित पवार जैसे परिवार के तमाम लोग सीनियर पवार साहब की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। शरद पवार बारामती में अजीत पवार को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में मोदी, अमित शाह और एकनाथ शिंदे की ताकतवर महायुति के सामने दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अजीत पवार खुद मानते हैं कि शरद पवार के दिमाग को पढ़ पाना किसी के भी दिमाग की बात नहीं है। कोई उनके दिलो दिमाग को नहीं पढ़ सकता। अजीत पवार ने ये बयान देकर और चौंका दिया है कि 2019 में एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन के लिए जो बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस के अलावा गौतम अडानी भी शामिल थे। तो शरद पवार के बुने जाल में अजीत पवार और महायुति बुरी तरह उलझ गए हैं। पुणे और बारामती के आसपास के इलाकों में शरद पवार का पूरा परिवार योगेंद्र के लिए प्रचार कर रहा है। पिछले दिनों बारामती के कन्हेरी गांव में शरद पवार की सभा हुई, तो उसमें योगेंद्र पवार के प्रचार के लिए दादा, चाचा, चाची, भाई, पूरा पवार परिवार नजर आया। अजीत पवार को सबसे ज्यादा चिंता अपनी काकी यानी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार के चुनाव प्रचार में उतरने से हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस से तो शरद पवार लंबी सियासी लड़ रहे हैं। उन्हें इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी और बाला साहेब की शिवसेना की उनकी सियासी अदावत का लंबा इतिहास रहा है। इसमें शरद पवार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जब परिवार की विरासत की लड़ाई में शरद पवार ने इमोशनल कार्ड चला, तो अजीत पवार भी इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। अजीत पवार अपनी काकी प्रतिभा पवार के चुनाव प्रचार में उतरने पर भावुक हो जाते हैं और नाराजगी भी जताते हैं। एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि मैं प्रतिभा काकी के सबसे करीब था, वो मेरी माँ की तरह है। पिछले 40 वर्षों से घर घर जाकर उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन अब वो घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। क्या आप मुझे हरवाओगी? 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार 8वीं बार अपने परंपरागत बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए विरासत में हम इस मुद्दे की सबसे ज्यादा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पवार परिवार की विरासत की बात हमने बटोगे तो कटोगे वाले नारे के साथ शुरू की थी। तो आपको याद दिला दें
कि शरद पवार इस फन के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, जिससे वो बेहद अलोकप्रिय हो गईं। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। वसंतराव निम्बालकर मुख्यमंत्री थे। शरद पवार महज 29 साल की उम्र में बारामती से जीतकर विधायक बने थे। वो निम्बालकर सरकार में राज्य मंत्री थे। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की ताकत कमजोर हो रही थी। कांग्रेस ने निम्बालकर को हटाकर वसंत दादा पाटिल को मुख्यमंत्री बना दिया था। 29 साल के शरद पवार ने मौका देखा और अपने ही गुरु वसंत दादा पाटिल सरकार से बगावत कर दी। 12 विधायकों को अपने साथ लेकर उन्होंने विरोधी पक्ष के साथ गठबंधन कर लिया और 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री बन गए। वसंत दादा पाटिल आरोप लगाते रहे कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, लेकिन शरद पवार ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद पवार ने जिस दमखम के साथ महाराष्ट्र में राजनीति की, वैसा शायद ही कोई दूसरा नेता कर पाया हो। विपक्ष के नेता आज भी उनकी राजनीति का लोहा मानते हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र की राजनीति में जमकर नाम कमाया। शरद पवार महज 24 साल के थे तब महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। कई बार तो कहा गया कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 12 दिसंबर 1974 को पुणे के पास बारामती में जन्मे शरद पवार 11 भाई बहन थे। साल 1966 में शरद पवार को यूनेस्को की स्कॉलरशिप मिली थी। पढ़ाई के दौरान ही शरद पवार ने पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे कई देशों का भ्रमण कर लिया था। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस ने देश में विजय हासिल की थी। 1991 में प्रधानमंत्री के पद के लिए कई नेताओं का नाम लिया जा रहा था, लेकिन शरद पवार इस रेस में सबसे आगे थे। आखिरी वक्त पर 3 नेताओं पीवी नरसिम्हा राव, शरद पवार और अर्जुन सिंह में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुना जाना था। इसमें बाजी मारी पीवी नरसिम्हा राव ने और शरद पवार देश की सबसे बड़ी कुर्सी के करीब आकर फिसल गए। 1991 में सियासी बाजी हारने के बाद शरद पवार का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। 1999 में जब उनकी फिर से सबसे बड़ी कुर्सी इंतजार कर रही थी तो उनके साथ फिर खेल हो गया। इससे शरद पवार इतने व्यथित हुए कि उन्होंने पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बगावत का बिगुल फूंक दिया। 1999 में शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ ऐसी मांग कर डाली कि कांग्रेस के होश उड़ गए। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में रोहा अटका दिया। उन्होंने कहा, इटली में जन्मी सोनिया गांधी के बजाय भारत में जन्मे किसी कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस ने शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। नतीजा हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म। 1999 में ही शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली। 84 साल के शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी और स्वर्गीय बाला साहेब के अलावा सभी राजनीतिक दलों में बेहद मधुर संबंध रहे हैं। शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की तस्वीरें तो अक्सर वायरल होती रहती हैं। 2016 में शरद पवार के उस बयान की खूब चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलकर साथ काम करने यानी बीजेपी में आने का ऑफर दिया था। शरद पवार जोड़तोड़ की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 2019 में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी में खटपट हुई तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन 2023 में शरद पवार को झटका दिया उनके ही भतीजे अजीत पवार ने। अजीत दादा ने पार्टी छोड़ दी और एनसीपी के मालिक बन बैठे। कभी शरद पवार के विश्वास पात्र रहे प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता भी अजीत दादा पवार के साथ चले गए। शरद पवार भले ही अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह घड़ी भतीजे अजीत दादा के हाथों में खो चुके हैं, लेकिन विरासत नहीं। फिलहाल शरद पवार की विरासत उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे रोहित पवार और युगेंद्र पवार के साथ साझा हो रही है। शरद पवार राजनीतिक रैलियों में कह रहे हैं कि वो 84 साल के जवान हैं और अब उनकी विरासत और असली एनसीपी, नकली एनसीपी का फैसला इस विधानसभा चुनाव में होने वाला है। शरद पवार की सियासी ताकत और विरासत के बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। नमस्कार। विरासत के अगले एपिसोड में बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी और ताकतवर राजनीतिक परिवार की। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।